हेलो दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे, उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति। उसका मैंने पहले ही 4 वीडियो बना चुका है। आप चाहें तो उसको मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की कैसे शुरुआत हुई थी और इसका क्या क्या असर विश्व पे पड़ा था। ये विश्व इतिहास का एक हिस्सा था जिसको मैंने हिंदी में क्वेश्चन आंसर के थ्रू, मेन पॉइंट के थ्रू बताया है। एनसीईआरटी के नोट्स के आधार पे बनाया है, पूरी एनसीईआरटी के आधार पे बनाया है। ठीक है, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं। आज हम लोग जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका लास्ट वीडियो, मतलब हिंदी मीडियम में लास्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इसके बाद एक वीडियो और फ्रांसीसी क्रांति पे लाएंगे, जो वीडियो पूरी डेडिकेटेड होगा इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश के नोट्स पर, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स इसी तरीक़ा से लिख देंगे। उसको आप लोग अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो समझने के लिए, कहानी समझने के लिए हिंदी अपना मातृभाषा ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने सारा का सारा वीडियो हिंदी में डाला था। और क्वेश्चन आंसर के लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले जिनको क्वेश्चन आंसर लिखना है उनको हम इंग्लिश में प्रोवाइड कर देंगे, मतलब इस तरीक़ा से नोट्स बना देंगे और इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी तरह एक वीडियो बना करके उसमें भी मेन पॉइंट का डिस्कस करके, अगर पूरा कहानी समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो 4 वीडियो पीछे है वो समझना पड़ेगा। और आगे का वीडियो है ना, जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो होगा उसको समझने के लिए उसको सिर्फ मेन पॉइंट लिखेंगे और मेन पॉइंट जो क्वेश्चन आंसर जिससे रिलेटेड इंग्लिश में इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होता है उसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, उसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का या फ्रांसीसी क्रांति का लास्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग इसके प्रभाव, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हिस्सा रहा इस फ्रांसीसी क्रांति में, उसका, और भारत जैसे देशों में इसका क्या प्रभाव पड़ा इसका, इन 2-3 बातों का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग देख चुके थे कि कन्वेंस का शासन भी खत्म हो चुका था, डायरेक्टरी का शासन आ चुका था, औरतों का, महिलाओं का क्या योगदान था वो देख चुके थे, दास प्रथा का किस तरीका से अंत हुआ था वो देख चुके थे। अगर नहीं देखे ये सब वीडियो तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री क्लास 9 के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो सब मिल जाएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कर दें, ठीक है। इस तरीक़ा से सपोर्ट से आगे प्रोत्साहन मिलेगा मुझे और वीडियो करने में। तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में हिचकिचाए नहीं, करते रहें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं कि इसका परिवर्तन के प्रभाव क्या पड़ा। पहला बात कि परिवर्तन के प्रभाव में अगर बात देखें तो बास्टील पूरी तरीका से विध्वंस कर दिया गया। 1789 में पूरा तरीका से बास्टील को खत्म कर दिया गया, विध्वंस कर दिया गया। बास्टील हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे शस्त्रागार था, फ्रांस का शस्त्रागार था, वहाँ पे शस्त्र अस्त्र बनते थे, उसको पूरा तरीका से निस्ते नाबूद कर दिया गया। किसको? बास्टील को निस्ते नाबूद कर दिया गया, ठीक है। डायरेक्टरी के शासन में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, 5 गो डायरेक्टरी होते थे, लेकिन उनके शासन में इतना कॉन्फ्लिक्ट था कि डायरेक्टरी का कोई बात सुनता ही नहीं था। मतलब 5 जज आपस में, 5 डायरेक्टरी जो थे वो आपस में, 5 मंत्री जो थे आपस में लड़ते रहते थे। और यही कारण बना था नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का। समझिएगा बात, नेपोलियन बोनापार्ट पहले सेनापति था, लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रांस का क्रांति, मतलब वो डायरेक्टरी जब फेल हुआ तो ये वहाँ का अपने आप को सम्राट बना लेता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या और परिवर्तन हुआ। सेंसरशिप समाप्त कर दिए गए, जैसे ही विध्वंस हुआ सेंसरशिप समाप्त कर दिए गए। मतलब अब कोई चीज़ के खरीद बिक्री पे रोक नहीं होगा, विचारों के आदान प्रदान पे कोई रोक नहीं होगा। ये सेंसरशिप जो पहले राजतंत्र के अधीन राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, पादरी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, वो सारे सेंसरशिप को अब खत्म कर दिया गया। अब बात रखा गया यहाँ पर कि सभी प्रकार के लिखित सामग्री, जो पढ़ाई लिखाई के जो चीज़ थे, जैसे लाइब्रेरी में जो सिर्फ नोबल क्लर्जी लोग ही पढ़ सकते थे, नोबिलिटी के लोग ही पढ़ सकते थे या अमीर लोग पढ़ सकते थे, उन सबको रोक दिया गया और लिखित सामग्री को मुक्त कर दिया गया। कहा कि भाई अब शिक्षा सबके लिए रहेगा, शिक्षा जिसको मन होगा वो ले सकता है, शिक्षा पे कोई रोक टोक नहीं रखा जाएगा। और इस तरीका से क्या हो गया, इस लिखित सामग्री को भी मुक्त किया गया। किससे मुक्त किया गया? तो राजतंत्र के शासन से मुक्त किया गया, ठीक है।
इतना चीज होने के बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्टरी में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट कैसे नाम तो बहुत सुने हुए हैं, बहुत बार चर्चा भी हुआ होगा, हर बार सुने होंगे। इनको ही कहा जाता है, जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। तो उसी तरह नेपोलियन में ऐसा क्या खास बात था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि से दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट एक तानाशाह शासक के रूप में, पहले देखो जैसे ऐसा होता है कि शासन में तानाशाह नहीं था, ये डिक्टेटर जैसा नहीं था, ये कुछ अलग रूल लेकर के आया था। इसको कहा गया मैन ऑफ स्वॉर्ड एंड ब्लड, कहने का रक्त और लौह पुरुष कहा गया। रक्त और लोहा का मतलब आयरन और ब्लड, इस तरीके का लौह पुरुष इस तरह का कहा गया था। समझते हैं बात को कि नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट क्या था। एक दो बात इसका सुनिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि अगर मुझे कोई सेना दे दो, मुझे कोई सेना दे दो। कहा जाता है कि अपने जीवन काल में कोई युद्ध हारा ही नहीं नेपोलियन। इसका जो था ना मनोबल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था नेपोलियन का। नेपोलियन का मनोबल, जब कोई आदमी हारेगा ही नहीं तो उसका मनोबल तो बहुत बढ़ेगा ही, बहुत बढ़ गया था इसका मनोबल, ठीक है। तो ये कहता था कि हमको कोई सेना दे दो, कमज़ोर से कमज़ोर सेना दे दो, उसका सेनापति हम रहेंगे, है ना, उसका सेनापति हम रहेंगे और वो युद्ध हम जीत के दिखा देंगे। ऐसा इसका मानना था, क्योंकि ये नीति ऐसा अपनाया हुआ था। ये क्या कहता था कि अगर कोई कुत्तों की सेना है ना, और उसका सेनापति कोई शेर है, सुनिएगा इसका बात, क्या कहता था, अगर कोई कुत्तों की सेना है और उसका सेनापति शेर है तो वो सारे कुत्ते, है ना, शेर के समान लड़ेंगे, सारे कुत्ते शेर के समान लड़ेंगे। और शेर के समान लड़ेंगे तो क्या होगा, जीतेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि शेर की सेना है, बहुत ज़्यादा शेर है, बहुत ज़्यादा शेर है, लेकिन उसका सेनापति एक कुत्ता होगा तो हजारों शेर कुत्ते के बराबर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला बात, इसने लीडरशिप पे ध्यान दिया था। लीडरशिप इसका बहुत मजबूत था और लीडरशिप इतना मजबूत होने के कारण इसके जो शासन व्यवस्था था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा रोल दिखाया था। मतलब कि कोई भी युद्ध हारता ही नहीं था। फ्रांस के लिए, फ्रांस की तरफ से जो भी युद्ध ये लड़ता था, सब युद्ध जीतता था, सबको हरा मार पीट के ख़त्म कर देता था, क्योंकि ये अपने सेना का सेनापति ये खुद होता था और सब पे, है ना, समझ सकते हैं कि किस तरीका से ये कंट्रोल कर सकता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का ऐसे भी एक और कहानी मशहूर है। कहा जाता है एक बार नेपोलियन बोनापार्ट सोचा क्या था कि फ्रांस से बाहर निकल करके दूसरे राज्य को जीता जाए। फ्रांस से निकला और चला गया दूसरे राज्य को जीतने। तो रास्ते में एक अल्प्स की पर्वतमाला आती है, अल्प्स पर्वतमाला, इसको हम लोग अल्प्स कहते हैं। ये अल्प्स पर्वतमाला रहती है, अल्प्स कहते हैं। ये अल्प्स का जो पर्वतमाला है ये इतना ऊंचाई पर है, जैसे हम लोग के यहाँ माउंट एवरेस्ट है ना, सबसे ऊंचा पर्वत, तो उसी तरह यूरोपीय कंट्री में सबसे ऊंचा पर्वत अल्प्स की पर्वतमाला है। यहाँ पर मौसम का कोई ठीक नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है और बहुत खतरनाक पर्वत है। आज तक इस पर्वत को कोई कॉन्कर नहीं कर पाया, मतलब नेपोलियन से पहले। तो नेपोलियन जब एक गांव से गुजर रहा था, ऐसे कहानी मशहूर है कि नेपोलियन जब एक गांव से गुजर रहा था तो उस गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा उधर मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है, वहाँ आज तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो नेपोलियन उसको ना अपने गले का हार निकाल के बूढ़ी औरत को दे देता, कहता माता जी ठीक है आप जाइए। तो उसके सेना जो रहते हैं उसको समझ में नहीं आता है, वो तो आपको डरा रहा था कि आप फिर भी उसको इतना सम्मान दे रहे हैं क्यों। तो कहता है चलो एक सही, मतलब सही रास्ता बताने वाले को सम्मान देना चाहिए, सही रास्ता जो बताए उसको सम्मान देना चाहिए। इसलिए नेपोलियन ने उसको अपना हार दे दिया, ठीक है। तो उसका सेना सब का मनोबल टूट गया। सेना बल से कहता है कि हम जा ही नहीं पाएंगे उधर, तो क्यों जाएं, छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं, दूसरे देश पे आक्रमण करना था। तो नेपोलियन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जाना है तो मत जाओ। सेना को अपने कहा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं चलना है तो मत जाओ, लेकिन एक काम करते हैं, जहाँ तक हमारे सेना जा सकते हैं वहाँ तक चलते हैं और घूम करके वापस आ जाएंगे। क्या होगा, वहाँ से घूम लेंगे, मतलब पहाड़ वहाड़ देख लेंगे और वापस आ जाएंगे। ये नेपोलियन का कथन था, ठीक है। कहा कि अब लड़ना तो है नहीं, युद्ध लड़ना है नहीं। सेना भी कहा चलो घूम लेते हैं। नेपोलियन का सेना आगे बढ़ते गया, है ना। एक रास्ते में कोई पहाड़ आया तो उसका सेना कहा क्या यही अल्प्स का पर्वतमाला है। तो कहता अरे ये अल्प्स थोड़ी है, ये तो बहुत छोटा पर्वत है, आगे है अल्प्स, ये तो छोटा पर्वत है। तो किसी तरह उसको वहां से निकल गए और आगे निकल करके पूरा मैदान में पहुंच गए उनकी सेना, ठीक है। उनकी सेना कहाँ पहुंच गया, मैदान में पहुंच गया। तो उसका जो आदमी था सेना में, जो और लोग जो थे, वो उसे पूछते हैं क्या महाराज हम लोग पहुंच गए। तो कहता कौन अल्प्स पर्वत कहाँ गया। कहता कौन अल्प्स पर्वत, वो कब का पीछे छूट गया हुआ है। तो इसमें, इस कहानी में हम लोग ये समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा इच्छा शक्ति होता है। अगर किसी चीज़ से डर जाएंगे तो कभी पार नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं डरेंगे, अगर हिम्मत बन के रखेंगे
तो वो इसी तरह हंसते खेलते पार हो जाता है और उनके सेना को पता भी नहीं चला कि अल्प्स पर्वतमाला कब का पार कर चुके हैं। ऐसा लीडरशिप था नेपोलियन बोनापार्ट का, ऐसा लीडरशिप था। वो डर नाम का चीज अपने सेना में उगने ही नहीं देता था, डर नाम का चीज अपने सेना में होने ही नहीं देता था। ऐसा नेपोलियन का सोच था, नेपोलियन बोनापार्ट का ये सोच था। ऐसे ही नहीं कहा गया मैन ऑफ सॉर्ड एंड ब्लड, इस तरह नहीं कहा गया। बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रॉड माइंडेड जो होता है ना, ऐसा शासक था वो। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि समझते हैं डायरेक्टरी में नेपोलियन का क्या क्या काम था। हम लोग देखते हैं कि 1804 में इसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया, कहा कि अब से फ्रांस का राजा हम हैं, फ्रांस का राजा हम हैं और फ्रांस का सारा शासन व्यवस्था मेरे में आएगा। इसने 1804 एक सिविल कोड भी लाया था, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास की हिस्ट्री में है ना, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इतना बात समझते हैं कि इसने अपने आप को 1804 ईस्वी में 1804 में सम्राट घोषित कर दिया और अपने आप को कहा कि भाई हम यूरोप के अग्रदूत है भाई, है ना। लोग यूरोप के लोग सब नेपोलियन को समझने लगा कि ये नेपोलियन जो है ना यूरोप को बदलेगा, है ना, यहाँ से जितने भी अत्याचार अन्याय है सबको बदल देगा। ठीक है, ऐसा लोगों के मन में विचार आने लगा था। ठीक है, जैसे हम लोग को मोदी जी के लिए आया गया था विचार कि बदल जाएगा पूरा दुनिया, अब अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, गरीबी का हाल खराब होगा, कोई नहीं, देखा जाएगा, देखते हैं कब तक आता है। यूरोप में आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना गया, किसको माना गया? नेपोलियन को, है ना। इसने क्या किया, निजी संपत्ति के अधिकार को कानून बना दिया। का भाई जिसके पास निजी संपत्ति है उसको अब कोई लूटेगा नहीं। मेन बात था कि थर्ड स्टेट के लोग जब ये कलर्जी नोबिलिटी वाला को मार मार के भगाया जाने लगा, तो थर्ड स्टेट के लोग क्या करने लगे थे कि अब निर्दोष जो लोग थे या संपत्ति वाले भी लोग थे, तो उनके ऊपर भी हमला करके उनका संपत्ति भी हड़पने लगे थे थर्ड स्टेट वाले लोग। मतलब कि क्राइम जो था वो बहुत बढ़ गया था, क्राइम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि शासन कोई ढंग से था ही नहीं। तो नेपोलियन ने क्या कहा कि भाई संपत्ति का जो अधिकार है उसका हम कानून बनाते हैं, जिसका जो संपत्ति है उसी का वो संपत्ति रहेगा, उसके संपत्ति पर कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये किसका नियम था? तो नेपोलियन का। फिर दशमलव पद्धति के आधार पर इसने नाप तौल की व्यवस्था लगा दी। अब ऐसा नहीं कि है ना सरकार को इतना देना है, सरकार को इतना देना है, फिक्स्ड प्राइस में देना है, राशनिंग नहीं किया। नाप तौल का एक पद्धति लगा दिया कि बाजार व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। दशमलव पद्धति पे लगाया था नाप तौल की व्यवस्था। किस पे लगाया था? दशमलव पद्धति पर नाप तौल की व्यवस्था लगा दिया। शुरुआत में नेपोलियन बोनापार्ट मुक्तिदाता लगता था कि अच्छा दिन लेके आएगा, बहुत अच्छा मुक्तिदाता लगता था। परंतु धीरे धीरे इसके जो सेना थे वो बहुत हमलावर होने लगा, गांव के गांव उजाड़ देता था, जहां से निकलता था उसको शमशान बना देता था। समझ रहे हैं बात को, कि गांव के गांव को उजाड़ देता था। कौन? इसके जो सेना थे वो बहुत ज्यादा हमलावर हो गए धीरे धीरे। तो मुक्तिदाता से ये हम लोग समझ सकते हैं कि मुक्तिदाता ही बन गया पूरा तरीका से, मुक्त करने लगा कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, कहानी खत्म। तो ये मुक्तिदाता लगते थे पहले। क्या लगते थे? पहले ये मुक्तिदाता लगते थे, फिर इनके सेना धीरे धीरे हमलावर होने लगी। तो बाद में इसके लिए भी बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, और एक युद्ध हुआ वॉर ऑफ वाटरलू। वॉर ऑफ वाटरलू 1815 में हुआ था। 18 जून 1815 को वॉर ऑफ वाटरलू हुआ था। 18 जून 1815 को वॉर ऑफ वाटरलू हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट मरता नहीं है, इसको भगा दिया जाता है कि तुम अब यहाँ से भागो। ये मरता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में मरता है। इसके मरने का अभी भी डिफिनीशन सही से क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है बीमार उमार होकर के तब ये मरता है। 1815 में क्या होता है कि वाटरलू में नेपोलियन को है ना हरा दिया जाता है, और ये हार जाता है और वहाँ से फ्रांस से भाग जाता है, मतलब फ्रांस से निकाला दे दिया जाता है। फ्रांस अभी रोक के नहीं आ सकता है। इस तरीका से नेपोलियन बोनापार्ट का भी रोल फ्रांस के क्रांति में खत्म हो जाता है। ठीक है, और राजतंत्र का जोर शोर से राजतंत्र का अंत हो चुका है और लोकतंत्र का जोर शोर से उदय होने लगता है, और शासन व्यवस्था सब आगे भी बढ़ता है। कैसे नेशनलिज्म की भावना जगती है, कैसे संविधान बनता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग को क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही इसमें पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति में इतना ही पढ़ना है। दूसरा बात कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, ये पूरा यूरोप में फैला, देखते देखते पूरे विश्व में फैल गया, और लोग
दासता समझ रहे हैं कि दास प्रथा स्लेवरी से मुक्ति होना चाहते थे, कि कोई किसी का गुलाम बन के नहीं रहना चाहते थे, ठीक है ना। और जगह जगह ये बात जो था, ये जो क्रांति था फ्रांसीसी क्रांति, दूसरे देशों में भी वहाँ के लोगों में राष्ट्रभक्ति जो कहते हैं, देशभक्ति जो कहते हैं, उसकी लहर जगा दिया था कि अपना देश, अपना मिट्टी, अपना जमीन क्या होता है और अपना अधिकार के लिए लड़ना क्या होता है, ये वहाँ के लोगों को बता दिया गया था। तो हम लोग देखते हैं, पूरा विश्व में तो नहीं देख सकते, हम लोग भारत में इसका प्रभाव देखते हैं कि इम्पोर्टेंट वहीं से बात रहता है कि हम ये थोड़ी पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति का चाइना पे क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांसीसी क्रांति का, है ना, अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब नहीं पूछा जाता। वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। हम लोग के लिए फ्रांसीसी क्रांति का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत पे प्रभाव पड़ा था भाई, इसका प्रभाव भारत पे पड़ा था। भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था, तो हम लोग देखते हैं यहाँ के जो राजा थे टीपू सुल्तान, है ना, और एक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। राजा टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ये फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए। और इनके बारे में तो हम लोग 8 क्लास में पढ़ के ही आए होंगे कि टीपू सुल्तान का क्या योगदान था। और नहीं पढ़े हैं तो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, इंडियन फ्रीडम जो हुआ था, कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम कैसे चला था 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक, वहाँ तक की जो इस डायमेंशन है उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे इन सब के बारे में वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये उस समय के समाज सुधारक या फिर कह सकते हैं क्रांतिकारी थे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, जो फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित हुए थे और ये ठोस उदाहरण बने थे कि हाँ, देश के लिए इन्होंने कुछ किया था, इतिहास में इनका नाम है, अब अजर अमर है, कह सकते हैं इस तरीका से। तो फ्रांसीसी क्रांति से यही बात था जो समझने वाला था, और किस तरीका से फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को बदल दिया था। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, है ना, वीडियो समझ करके इसका नोट्स बना करके पढ़िएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। देखते रहिए और सीखते रहिए।